Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about various diseases of cucurbits like powdery mildew, downy mildew and wilt. कुकुरबिट्स में बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन, स्क्वैश, बॉटल गार्ड, रीज गार्ड, बिटर गार्ड एंड वाटरमेलन. ये जो डिजीज़ हैं ये इन सब क्रॉप्स में आती हैं और इनका सिम्टम मैनेजमेंट लगभग एक ही तरह से होता है. द डिजीज़ विल बी डिस्कस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, etiology, disease cycle, favorable condition and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Downy mildew of cucurbits. Downy mildew is caused by a pathogen Pseudoperonospora cubensis. Symptom: angular chlorotic lesions on the upper surface of the leaf. These lesions appears angular because they are bound by the leaf veins. During humid condition, on the underside of the leaves, grey-brown to purple-black cottony growth of the pathogen can be seen. Eventually, leaves will turn necrotic and curl upward. The disease is sometimes called wildfire because it progresses rapidly and cause necrosis in the most of the plants in the field. जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू का कॉमन सिम्टम है, पहले हमें अपर लीफ में क्लोरोटिक लीजन्स दिखाई देता है और अगर हम उसी के निचले सरफेस में देखेंगे तो पैथोजन के माइसिलियम और स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर एज अ कॉटनी ग्रोथ दिखाई देते हैं. ये जो क्लोरोटिक लीजन्स होते हैं वो एंगुलर होते हैं क्योंकि ये डाइकोट है और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है जिसके कारण से लीफ वेन के कारण इनमें ग्रोथ एंगुलर होता है. पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण यहाँ के प्लांट सेल मरने लगते हैं और नेक्रोसिस होती है और जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं. कभी कभी इस डिजीज़ को वाइल्ड फायर डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इनका जो स्प्रेड है वो बहुत ही तेज़ी से होता है और फेवरेबल कंडीशन में अगर ये डिजीज़ आती है उस समय बहुत सारे प्लांट्स के जो लीफ हैं वो नेक्रोटिक हो जाते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट्स हैं वो एंगुलर हैं क्योंकि यहाँ पर जो लीफ वेन होते हैं वो पैथोजन के ग्रोथ को रोकते हैं जिसके कारण से इनमें एंगुलर स्पॉट्स दिखाई देता है. सिम्टम्स ऑन द वाटरमेलन इज डिफरेंट देन द अदर कुकुरबिट्स बिकॉज leaf spots are typically non-angular and turn brown to black in color. वाटरमेलन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सिम्टम आता है. इसमें नॉन एंगुलर सिम्टम्स बनते हैं और ये स्पॉट्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनका जो सिम्टम होता है वो केवल लीव्स में आता है और फ्रूट्स, फ्लावर्स या स्टेम्स या रूट्स में इनके सिम्टम्स नहीं आते हैं. डिजीज़ के कारण जो अपर सरफेस है उसमें क्लोरोसिस होती है. अगर हम उसी क्लोरोटिक स्पॉट्स के निचले सरफेस में देखते हैं तो हमें वाइट कलर का या कॉटनी फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है. बाद में जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है और यहाँ पर के जो सेल होते हैं वो मर जाते हैं. फिर लीफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है. इटियोलॉजी. Pseudoperonospora cubensis belong to subdivision Mysticomycotina and it is a biotroph. बायोट्रॉप मतलब ये केवल लिविंग होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करता है. ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में या डेड सेल से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकता. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो हाइलाइन, सिनोसिटिक और इंटरसेलुलर होते हैं. सिनोसिटिक मतलब एसेप्टेट, इनमें सेप्टेशन नहीं होता है और ये प्लांट से हॉस्टोरिया के द्वारा न्यूट्रिशन गेन करते हैं और इनका जो हॉस्टोरिया होता है वो फिंगर शेप्ड का होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है. इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स स्पोरेंजिया बनता है. इसके स्पोरेंजिया हाइलाइन, थिन वॉल्ड होते हैं और जर्मिनेशन के बाद ये जू स्पोर्स बनाते हैं. इससे पहले एक पैथोजन के बारे में हम देखे थे, उसका नाम था पेरोनोस्पोरा.
पेरोनोस्पोरा और सूडोपेरोनोस्पोरा में एक ही डिफरेंस है कि पेरोनोस्पोरा में स्पोरेंजिया जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब बनाता है, लेकिन सूडोपेरोनोस्पोरा में जर्मिनेशन के बाद ये जू स्पोर्स बनाता है। यूँ कह सकते हैं कि पेरोनोस्पोरा में जो स्पोरेंजिया होता है वो एज अ कोनिडिया बिहेव करता है, लेकिन सूडोपेरोनोस्पोरा का जो स्पोरेंजिया है वो जर्मिनेशन के बाद बहुत सारे जू स्पोर्स बनाते हैं। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन स्पोरेंजियोफोर में होता है और इसके जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो हाइलाइन होते हैं और उनमें ब्रांचिंग होती है। इनमें एक ब्रांचिंग स्पेसिफिक पैटर्न में होती है जिसे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहते हैं। जैसे कि ये कोनिडियोफोर है, फिर ये दो भाग में डिवाइड हो गया, फिर ये आगे जाकर फिर से दो भाग में डिवाइड हो गया, फिर ये दो भाग में डिवाइड हो गया, तो इसी को कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। फिर इसमें स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया के अंदर में बहुत सारे जू स्पोर्स बनते हैं और ये जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें लेटरल फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और एक जू स्पोर्स में दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, एक टिंसल होता है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और दूसरा विप्लेस होता है। और इस पैथोजन में सेक्सुअल स्पोर्स oospores बनता है जो कि एक सर्वाइवल स्ट्रक्चर है। डिजीज साइकिल। द फंगस सर्वाइव इन द सॉइल एंड द प्लांट डेब्रिस। पैथोजन सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ oospores इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। फिर oospore जर्मिनेट होगा, वहाँ पर जू स्पोर्स बनेंगे। ये जू स्पोर्स प्लांट के लोअर साइड में इन्फेक्शन करेंगे, फिर हमें सिम्टम दिखाई देगा। फिर ये पैथोजन मल्टीप्लाई होते हैं, स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर में जू स्पोर्स बनते हैं। फिर ये जो जू स्पोर्स होते हैं वो विंड, रेन या वाटर के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, और इसे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कहते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनका जो स्प्रेड है और मल्टीप्लिकेशन है बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए इसे वाइल्ड फायर डिजीज़ भी कहते हैं। बाद में जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है उस कंडीशन में ये oospores बनाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन: रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटरमीडिएट रेन, क्लाउडी डेज, ससेप्टिबल वेराइटी एंड एप्लीकेशन ऑफ मोर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। मैनेजमेंट: इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट, समर डीप प्लोइंग, इरेडिकेशन ऑफ वीड होस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स लाइक फोसेटाइल एल्यूमिनियम 0.2%, मेटालेक्सिल 0.2% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। सो ये एक लोअर फंगस है और लोअर फंगस में मेटालेक्सिल और फोसेटाइल एल्यूमिनियम ही इफेक्टिव होता है। इसमें अगर हम कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब स्प्रे करेंगे तो कोई काम का नहीं है। Powdery mildew of cucurbits. Powdery mildew of cucurbits is caused by fungus Sperotheca fuligini and Iricifi cicoracearum. सो ये दोनों पैथोजन powdery mildew के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जैसे एक ही लीफ में ये दोनों पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में स्पेरोथिका से ज़्यादा डिजीज़ होती है और ये ज़्यादा सीवियर होता है। Coming to the symptom, on upper surface of the leaves, small white or greyish superficial spots appears. Later, the size of the spots enlarge and coalesce to each other and covers the entire leaf lamina. Later, it causes the necrosis of the cells and cause defoliation of the infected leaves. This type of spots also appears on the stem. In heavy infestation, fruits remains small and deform in shape and ultimately the yield is reduced. So इसमें क्या होता है, जैसे लीफ है तो इसके अपर सरफेस में पाउडरी ग्रोथ या फिर पाउडरी स्पॉट्स आते हैं, बाद में इनका साइज बढ़ता है और ये आपस में जुड़ने लगते हैं। इस प्रकार से लीफ का जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाता है। ऐसे टाइप के स्पॉट्स स्टेम्स में भी आते हैं और फिर बाद में इसमें नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब यहाँ के जो सेल हैं वो मरने लगते हैं, जिसके कारण से ये जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं वो छोटे रह जाते हैं और उनका शेप भी बिगड़ जाता है।
और ऐसे कंडीशंस में हमें यील्ड बहुत कम मिलता है। यह है इसके सिम्टम्स, और ऐसे सिम्टम्स इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं etiology ऑफ powdery mildew fungus. It belongs to subdivision Ascomycotina and the mycelium of the fungus is septate, branched and superficial growth on the host. It took the nutrition from the host by Hostoria. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये होस्ट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये फंगस होस्ट के सेल में इंटर नहीं करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेने के लिए होस्टोरिया बनाते हैं और होस्टोरिया के द्वारा ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया एंड कोनिडिया आर फॉर्म इन द चेन ऑन कोनिडियोफोर. कोनिडिया आर बैरल इन शेप, हायालाइन एंड सिंगल सेल्ड. Conidiophores are simple, unbranched and non-septate. The fungus Sphaerotheca produce Clistothecia. This is a closed sexual fruiting body. The appendages are simples and known as myceloid appendages. Inside the Clistothecia, it produces acai. The acai are broadly elliptical or subglobous. Inside the acai, the ascospores are produced, in which 8 ascospores are present in a single acai. यह है इसका क्लिस्टोथीसिया. क्लिस्टोथीसिया एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है. इसके अंदर में एसाई बनते हैं और ये एसाई ग्लोबस होते हैं और इसी एसाई के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं. एक एसाई के अंदर में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एसाई के अंदर में 8 एस्कोस्पोर हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर एक 8. और इसके क्लिस्टोथीसिया में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि माइसिलियम के जैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, इसीलिए इसे माइसेलोइड कहते हैं. स्पेरोथिका और इरिसिफी दोनों में ही माइसेलोइड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है कि स्पेरोथिका के क्लिस्टोथीसिया में केवल एक एस्कस बनता है और इरिसिफी के क्लिस्टोथीसिया में बहुत सारे एस्कस बनते हैं. और यह है इसके कोनिडिया. कोनिडिया कोनिडियोफोर में बनते हैं. इसके जो कोनिडियोफोर होते हैं वो नॉन सेप्टेट होते हैं और ये जो कोनिडिया होते हैं वो चैन में बनते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू का डिजीज साइकिल. पैथोजन क्लिस्टोथीसिया या फिर कोनिडिया के फॉर्म में क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है. बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है अगले सीजन में तो क्लिस्टोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आते हैं और ये एस्कोस्पोर सॉइल के पास जो पत्ते होते हैं उनकी ऊपरी सरफेस में इन्फेक्शन करते हैं. इन्फेक्शन के बाद हमें सिम्टम दिखाई देता है. वाइट कलर का पाउडर लीफ के ऊपर में दिखाई देता है. फिर ये कोनिडिया बनाते हैं. ये कोनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं और फिर ये हवा के द्वारा दूसरे पौधों में जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं. तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल. बाद में ये जो फॉलन लीव्स होते हैं, गिरे हुए पत्ते होते हैं, उनमें ये क्लिस्टोथीसिया बनाते हैं और फिर क्रॉप के एब्सेंस में ये सर्वाइव करते रहते हैं. अब देखते हैं फेवरेबल कंडीशन. ऐसे कंडीशन जिसमें डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है. तो इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% चाहिए, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और मोनोक्रॉपिंग. अगर हम लगातार कुकुरबिट्स के ही क्रॉप लगाएंगे तो ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में आती है. मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज. वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस.
क्लीन कल्टीवेशन, पहले खेतों की अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। वहाँ पर जो वीड होस्ट होते हैं या फिर पिछले साल के जो क्रॉप रेसिड्यू हैं उन्हें फील्ड से हटा लेना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, हमें एक ही फील्ड में लगातार कुकुरबिट्स के जो क्रॉप्स हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग, जो भी क्रॉप के लिए रिकमेंडेड स्पेसिंग है उसे अपनाना चाहिए। अगर हम पौधों के बीच का जो स्पेसिंग है उसे कम कर देंगे तो यहाँ की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और फिर डिजीज़ ज़्यादा आता है। रिमूव वीड होस्ट, कोई भी आसपास जो वीड के होस्ट होते हैं उसे हटा देना चाहिए। यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक एम्पेलोमाइसिस क्विस्केलिस एंड वर्टिसिलियम लिकेनी, ये फंगस हैं जो कि पॉडी मिल्ड्यू करने वाले पैथोजन को किल करते हैं और उनके पॉपुलेशन को कम करते हैं। अगर इन सब के बाद भी डिजीज़ कंट्रोल में नहीं आती है तो हमें केमिकल का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि ट्राइएडिमेफॉन, हेक्साकोनाजोल, पेनकोनाजोल, इन सब केमिकल का हम स्प्रे कर सकते हैं। विल्ट डिजीज ऑफ कुकुरबिट। कुकुरबिट विल्ट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया अर्विनिया ट्रैकीफिला। अर्विनिया बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और इसके कारण से बहुत सारे डिजीज होती है। इसके 3 स्पीसीज हैं। पहला है अर्विनिया ट्रैकीफिला, जिसके कारण से कुकुरबिट्स में विल्ट होता है। दूसरा है अर्विनिया कैरोटोवोरा, जिसके कारण से सॉफ्ट रॉट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। और तीसरा है अर्विनिया एमाइलोवोरा, जिसके कारण से एप्पल्स में फायर ब्लाइट होता है। सिम्टम, द एरिया अराउंड द वुंड्स becoming dark green and later the entire plant shows a dull green color. Leaves droops without yellowing. Later the entire vines wilted. Stripe or spotted beetles will be present in the field. If the infected vines are cut close to crown and the cross section pressed together, a thread like strand of bacterial ooze are visible. ये जो बैक्टीरिया है वो इंसेक्ट जहाँ बाइट करता है, जहाँ पर फीड करता है, वहाँ से ये प्लांट्स में इंटर करता है। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ से ये जो इंसेक्ट है वो बाइट किया है तो यहाँ का पोर्शन पहले डल ग्रीन कलर का हो जाएगा, बाद में ये लीफ बिना येलो हुए मुरझा जाएगा और धीरे धीरे ये जो पूरा वाइन है वो मुरझा जाता है और फाइनली ये पूरा प्लांट मर जाता है। अगर हम इन्फेक्टेड स्टेम को कट करेंगे और उसे आपस में जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से जो बैक्टीरिया का ऊज है वो दिखाई देता है और इस तरह से चिपचिपा पदार्थ हमें दिखाई देता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से हुई है। सीडलिंग्स आर यूजुअली मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन बिकॉज दे कोलैप्स फास्टर देन द फुल ग्रोन प्लांट्स. Fruits on vines may fail to mature, resulting in complete economic loss. So, जो सीडलिंग्स होते हैं जो कम एज के होते हैं उनमें ये सिम्टम जल्दी दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मेच्योर प्लांट, और जो फ्रूट्स होते हैं वाइन्स में वो मेच्योर नहीं हो पाते हैं और इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा होता है. इन्फेक्टेड प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और विल्टिंग एक कॉमन सिम्टम है. बैक्टीरियल विल्ट बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए इसमें जब ड्रूपिंग होती है, पौधे के जो लीव्स हैं वो मुरझाते हैं तो उनमें येलोविंग नहीं होती है. येलोविंग इन्फेक्शन के 3 से 4 दिन के बाद होती है. लेकिन अगर फंगस से विल्टिंग होती है तो पहले येलोविंग होती है, उसके बाद ड्रूपिंग होती है. ये है मेजर डिफरेंस फंगल विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट में. इटियोलॉजी. अर्विनिया बिलोंग टू किंगडम बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, सब फाइलम गामा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड फैमिली अर्विनिएसी. सो ये अर्विनिया अर्विनिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और ये ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप का होता है. इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पूरे बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. इसी को पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन कहते हैं. और इनमें रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, मतलब इनमें बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होता है. इनकी जो कॉलोनी होती है, अगर हम इन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं तो जो कॉलोनी बनती है वो येलोविश कलर की होती है और डिफ्यूज्ड होती है.
यह है बैक्टीरिया का सेल जो कि रॉड शेप का होता है और इसमें चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और यह है इसकी कॉलोनी जो कि व्हाइटिश और क्रीमी है। क्रीमी इसलिए क्योंकि इसमें एक्सोपॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन होता है जिसके कारण से यह क्रीमी दिखाई देता है। डिजीज साइकिल। प्राइमरी इन्फेक्शन। बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन द स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल और स्पॉटेड बीटल। ये जो बीटल है इनमें बैक्टीरिया सर्वाइव करते रहता है और 2 टाइप के बीटल्स हैं, स्पॉटेड बीटल और स्ट्राइप्ड बीटल। स्ट्राइप्ड बीटल में जो ऊपर में ऐसे स्ट्राइप्स बने होते हैं और स्पॉटेड बीटल्स में स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पॉट्स होते हैं वो 11 होते हैं, मतलब 11 स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इन्हीं बीटल के द्वारा होता है। डिजीज साइकिल। जो बैक्टीरिया हैं वो बीटल्स में सर्वाइव करते रहते हैं। फिर अगले ईयर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सॉइल से बाहर आते हैं और प्लांट्स में फीडिंग करते हैं। जब ये फीडिंग करते हैं उस समय ये बैक्टीरिया इंसेक्ट से प्लांट में इंटर करता है। फिर ये प्लांट में मल्टीप्लाई होता है, हमें सिम्टम दिखाई देता है। साथ ही साथ ये जो इंसेक्ट है वो भी मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। फिर ये इंसेक्ट बैक्टीरिया को बहुत सारे प्लांट्स में स्प्रेड करते हैं और इसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कहते हैं। बाद में जब ये प्लांट मर जाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन आता है, उस कंडीशन में ये इंसेक्ट फिर से ओवरविंटर करते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं। इस प्रकार से इसके जो डिजीज साइकिल है उसमें इंसेक्ट का मेजर रोल होता है। अगर हम इसे मैनेज करना चाहते हैं तो सिंपली हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इस डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन। मोनोक्रॉपिंग ऑफ द कुकुरबिट्स, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल और स्पॉटेड बीटल, डेंस प्लांटिंग, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज। मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके बीटल को मार देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड जैसे कि कार्बेरिल, मेलाथियन, रोटेनॉन, इन सब का हम स्प्रे कर सकते हैं। अवॉइड मोनोक्रॉपिंग ऑफ कुकुरबिट्स। हमें एक ही फील्ड में लगातार कुकुरबिट्स ही नहीं लेना चाहिए। सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, रिमूवल ऑफ वीड होस्ट, कलेक्ट एंड सो ओनली डिजीज फ्री सीड मटेरियल, कवर द रोज विथ ऑर्गेनिक मल्च और पॉलीथीन। जैसे कि ये एक रो है, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये जो रो के बीच में हमें पॉलीथीन सीड को बिछा देना चाहिए। अप्लाई नीम ऑयल एवरी 4th नाइट। हमें हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.